तो चलिए साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube परिवार आज़ाद एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने आपको विशेषण के विषय में बताया था। विशेषण पर चर्चा की थी, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, इन सबको हमने आपको विस्तार से बताया था। और आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कारक। देखिए, विशेषण में अगर कोई भी दिक्कत हमने आपको बताया था, अगर कोई भी दिक्कत आया आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। खैर कमेंट नहीं आया अभी तक कोई, अगर कमेंट आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। बाकी अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी इस वीडियो को शेयर करिए। तो बात करते हैं हम, देखिए कारक की बात करते हैं। कारक आज हम आपको इस तरीके से बताएंगे, बहुत आसान तरीके से, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। आप केवल एक बार समझ लेंगे और समझने के बाद वाक्य आते हैं, उनमें पूछते हैं इसमें कारक चिन्ह कौन सा है, तो आप बड़ी आसानी से उसका एकदम सटीक उत्तर दे के आएंगे। 1% भी आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने मेरी पूरी क्लास देखी तो इस बात की मैं गारंटी लूंगा, कारक से आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। किसी भी कंपटीशन में कैसा भी क्वेश्चन पूछ लें, कितना भी कठिन पूछ लें या सरल, तो देखिए कर ही देंगे। कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछ लें, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लें, कारक से आपका 1% चांस भी नहीं होगा कि आप क्वेश्चन को गलत करके आए। जहां छोटी छोटी गलतियां होती हैं उन गलतियों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बात देखिए कारक की करते हैं। तो कारक क्या है? कारक क्या है? देखिए, एक हम अभी तक हमने आपको बताया था संज्ञा और सर्वनाम। कोई भी वाक्य हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा राम खाना खाता है, ठीक है। कोई भी वाक्य लिखेंगे तो वाक्य में एक आपकी होगी संज्ञा होगी, या हम कह सकते हैं वह दूध पीता है। समझ लीजिए कारक होता क्या है। अगर आप कारक समझ गए तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वह, अब देखिए ये है संज्ञा, ये है आपका सर्वनाम। यानी कोई भी वाक्य अगर होगा तो उसमें आपका कर्ता, तो अब कर्ता के रूप में या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा ये है राम है, राम खाना खाता है, ठीक है। ये इसकी क्रिया हो गई, ये इसका कर्म हो गया। ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया। हम हर चीज बता रहे हैं आपको, कोशिश कर रहे हैं छोटे स्तर से। कर्ता क्या है उस चीज को, मतलब जो कर्ता क्या है वो तो आपको अभी हम बताएंगे ही बताएंगे। सबसे पहले हम कारक क्या है उस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि कारक क्या है। तो इस संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य के अन्य जितने भी पद आते हैं उनका जो संबंध होता है, उस संबंध को जो स्पष्ट करता है वही कारक कहलाता है। उस संबंध को जो स्पष्ट करता है वही कारक कहलाता है, ठीक है। तो इसकी देखिए, अब हम इसकी परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। और परिभाषा कोई ऐसा नहीं, जो हम बता रहे हैं वही परिभाषा हो जाएगी, इसी को आप लिख सकते हैं। परिभाषा देखिए, परिभाषा हालांकि बहुत याद करने की आपको आवश्यक, हमने कहा याद करना ही नहीं, आपको केवल समझना है और समझ कर ही आप जो है पूरा का पूरा सही कर देंगे। एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम हमने अभी बताया था, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, वही चीज बता रहे हैं हम। देखिए हमने दो वाक्य लिखे थे, एक में सर्वनाम था, एक में संज्ञा था। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, अब वाक्य के हमने आगे क्या बताया था, अन्य शब्द, वाक्य के अन्य जो शब्द आए थे, ठीक है, अन्य जो शब्द आए थे कौन का, जैसे हमने कहा लिखा था राम खाना खाता है, तो राम आपका कर्ता था, ठीक है, यानी संज्ञा थी, और खाना आपका कर्म था, और खाता है क्रिया थी, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से,
यहाँ से और लिख लीजिए, जिस रूप से वाक्य के अन्य वाक्य में आए हुए, ठीक है, अन्य जो शब्दों के साथ, अन्य जो शब्द हैं, अन्य शब्दों के साथ उनका, उनका का मतलब किसका हो गया, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, उनका। अब उनका का मतलब हमने यही तो चीज बताई थी, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, का संबंध पता चले, उनका का तो लिख ही दिया है, ठीक, उनका संबंध ज्ञात हो, ठीक है, कारक कहलाता है। देखिए समझ लीजिए ध्यान से, वही चीज हमने जैसे, वही चीज हम लिख दे रहे हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है, ये आपका सर्वनाम है। इसका संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्द जो हैं उनसे पता लगता है, तो वही आपका क्या होता है, कारक। तो मैं विद्यालय को जाता हूँ, यहाँ को साइलेंट है, लेकिन विद्यालय को जाता हूँ यानी मैं काम क्या कर रहा हूँ, विद्यालय जाने का काम कर रहा हूँ, तो ये कर्म कारक है, ठीक है। अब मैं तो करता है ही है, ठीक है, तो करता तो मतलब जो है, कोई ऐसा नहीं करता, पूछते भी नहीं है कि किसमें कर्ता कारक है, ये पूछते भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कर्ता तो लगभग कुछ कारक, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कर्ता के बिना बना दिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी कर्ता साइलेंट रहता है, ठीक है, कर्ता के बिना मतलब वाक्य कम बनते हैं, इसलिए जो है ऐसा नहीं मैं कहूँ कि बनते ही नहीं, बनते हैं, लेकिन कर्ता के बारे में कम पूछते हैं। आगे आने वाले अब देखिए कारक कितने हैं उस चीज पर हम चर्चा करेंगे। तो ये तो आपका हो गया कारक की परिभाषा, ध्यान से इसे नोट कर लीजिए। और नोट्स बनाते देखिए, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड बने बनाए करा दूंगा, लेकिन आप जितना, एक मेरा मानना ये है, मैं जो अपना मेरा मानना ये है, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, आप याद करते हैं, जब तक उसे अपनी कलम से लिख नहीं लेते तब तक वो आप मतलब जो है आपकी पक्की नहीं होती है। पक्की का मतलब एकदम कंफर्म कब होगी वो, बिल्कुल आप उसमें फिर गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे अगर एक बार लिख के भी देख लेंगे। आपने कुछ चीज समझी और समझने के बाद उसे लिख के देख लीजिए, एक बार लिख लिया, कलम के नीचे जो चीज निकल गई वो आपकी पक्की हो गई। तो केवल ऊपर ऊपर मत पढ़िए, कलम के नीचे से भी निकालिए उसे, ठीक है। कलम के नीचे से निकालने का मतलब आप अपनी कलम से लिखिए उसे, अपने मतलब बिना सोचे समझे, मतलब बिना देखे लिखिए, ऐसा नहीं कि इधर लिखी इसी को नकल करके लिख दी, नहीं, नकल नहीं करना है। आप पहले समझिए, उसके बाद अपनी भाषा में लिखिए, जरूरी नहीं हमारी भाषा में लिखना है। हमने वही बताया, अब इस चीज को हमने अपनी भाषा में लिख दिया, आप अपनी भाषा में लिख दीजिए कि कर्ता कारक क्या है, संज्ञा और सर्वनाम जो होता है, संज्ञा सर्वनाम जो वाक्य में आते हैं उनसे अन्य शब्द को का जो संबंध को बताता है वही आपका कारक है, या जो संबंध का ज्ञात कराता है संबंधों को, वही उसी को हम कारक कहते हैं। अब देखिए कारक कितने होते हैं, कारक होते हैं आपके हिंदी में 8 कारक होते हैं। कारकों की संख्या कितनी है, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं, हिंदी में कारकों की संख्या है 8, ठीक है। इधर हम आपका लिखेंगे कारक, और इधर हम लिखेंगे इसका चिन्ह, ठीक है, कारक और कारक का चिन्ह, और यहां हम इसका उदाहरण लिख देंगे। अब उदाहरण हम स्पष्ट करते हुए चलेंगे, बाकी आप देखिए कहीं समझ में ना आए तो आप जरूर बताना कमेंट करके। पहला है आपका कर्ता, ठीक है, दूसरा है आपका कर्म कारक, सबके आगे कारक लगाते जाना, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है आपका कारण, चौथा है आपका संप्रदान, पांचवा है आपका अपादान, छठवां है आपका संबंध, और सातवां है आपका
अधिकरण, और 8वां है आपका संबोधन। तो देखिए, अब हिंदी में कारकों की संख्या 8 रहती है। अगर यही संस्कृत में अगर हम बात करते हैं तो कारक हो जाते हैं 6। वहां आपका एक संबोधन और दूसरा दूसरा आपका संबंध, ये दोनों जो है हट जाते हैं, बाकी के 6 कारक रहते हैं। ठीक है, तो कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को भी होता है इसका, लेकिन ये होता है आपका देने के अर्थ में। यही चीज जो है वो बिल्कुल अलग बता रहा हूं। क्लासेस आपने बहुत ली होंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी ने नहीं बताया होगा। कुछ टीचर्स ने आपको बताया होगा, लेकिन ये जो है के लिए तो सब बताते हैं, लेकिन यहीं पे मिस्टेक होती है। यहीं से क्वेश्चन आता है, को इसका भी है, को इसका भी है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। को जो है आपका यहाँ जो है को देने के अर्थ में प्रयुक्त होगा। अगर देने के अर्थ में कहीं भी को लगा है तो वहां आप बेझिझक होके, निसंदेह होके सीधे आप संप्रदान कारक लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, यही चीज है। अब को गलती कहां होती है स्टूडेंट्स, यही कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस तरह से रट लेते हैं। एकदम रटना नहीं, समझना है। अब रट लोगे तो सीधे को देखोगे, कर्म कारक लगा के चले जाओगे, वहां क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं, भारी मिस्टेक होगा भाई। अपादान से, अब यहां भी से है, लेकिन ये से कैसे है, अलग होने के अर्थ में। अर्थ में देखिए, ये जो से है वो आपका साथ साथ चलेगा, और ये से है अलग हो जाएगा। इससे अलग होने के अर्थ में बाकी उदाहरण देंगे, स्पष्ट हो जाएगा। संप्रदान, वो सॉरी संबंध है, आता है। संबंध में है आपका का, की, के। ठीक है, ये संबंध हो गया। अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, भो, अरे, ये जो है आपके हो जाते हैं, और इसके साथ आपका ये वाला चिन्ह भी लगा रहता है। ठीक है, संबोधन चिन्ह भी इसके साथ लगा रहता है। अब हम बात करेंगे, देखिए ये तो आपके हमने लिख दिए चिन्ह, कारक चिन्ह कौन कौन से हैं वो लिख दिए, कारक कौन से हैं वो लिख दिए हमने। कारक आपके 8 हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, चिन्ह इसका क्या है, कर्ता का है ने, कर्म का है को, करण का है से या के द्वारा, संप्रदान का है के लिए या को या देने के अर्थ में आ जाएगा। अपादान का से, इसका भी से है लेकिन ये अलग होने के अर्थ में आएगा। संबंध का की के, पर, संबोधन का हे, भो, अरे, और ये सारे के सारे संबंध संबोधन के अर्थ में। अब देखिए उदाहरण, जैसे हमने कहा मोहन ने पुस्तक पढ़ी। देखिए ये तो आपका ने स्पष्ट हो गया, कर्ता ही है। ठीक है, अगर इसी को हम इस तरह से लिख दें, मोहन पुस्तक पढ़ता है, चलो यहां पे ना लिख के इसे नीचे लिखें, इसी को हम इस तरह से लिख दें, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ ने नहीं आया है, लेकिन भाव तो वही निकल रहा है, कर्ता का ही निकल रहा है। तो यहाँ आपका सीधे सीधे आपका जो है मोहन कर्ता हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल कर्ता ही कारक है। अब जैसे मान लिया ये भी मतलब बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है कि हम इसमें कारक कौन सा लगाएं। ठीक है, तो अब वो देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे पूछा गया है, और मोस्टली इस तरह से अंडरलाइन भी दे रखी होगी अगर 2 कारक होंगे कि किस पद में। जैसे यहाँ इन्होंने अगर यहाँ इस तरह से लिख दिया मोहन, रेखांकित कर दिया कि मोहन में कौन सा कारक है, तो मोहन में सीधे सीधे कर्ता कारक है। ठीक है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया यहाँ कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो मोहन जो क्रिया को कर रहा है, तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, तो मोहन कर्ता हो गया। ठीक है,
अगर यहाँ जिसे मान लिया पूछ रहे हैं, अब पुस्तक जो है वो आपका कर्म हो जाएगी, क्योंकि पुस्तक को पढ़ रहा है ना। पुस्तक उसका कार्य क्या है, कर्म क्या कर रहा है, वो कर्म कर रहा है पुस्तक पढ़ने का। तो पुस्तक पढ़ने का कर्म कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है। पुस्तक पढ़ने, पढ़ क्या रहा है, पुस्तक, तो पुस्तक कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य में केवल ऐसा नहीं कि वाक्य में एक ही चीज आएगी, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीजें इस वाक्य में आई हैं। ठीक है, तो बाकी कोई बात नहीं, अंडरलाइन अगर ऐसा कोई वाक्य दिया होगा तो अंडरलाइन होगा, या नीचे लिख रखेंगे मोहन में कौन सा कारक है, पुस्तक में कौन सा कारक है, इस तरह से पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं, इनमें कंफ्यूजन बहुत कम है। अब यहाँ देखिए आगे हमने यहाँ लिखा रमेश दूध पीता है। ठीक है, तो अब यहाँ रेखांकित पद अगर दे रखा होगा कि रमेश दूध पीता है, तो दूध क्या है, कर्म है। अब यहाँ को नहीं है, ना तो ने है ना को है, यानी ना तो ये चिन्ह है ना ये चिन्ह है, लेकिन फिर भी ये करता है, ये कर्म है। वही हमने आपको भी बताया कि रमेश ने दूध पिया। ठीक है, अगर हम ने लगा देंगे, रमेश ने दूध को पिया, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है रमेश करता है वो तो आपको पता ही है, दूध को पीता है, तो जरूरी नहीं कर्म कारक में को ही दिया हो। ठीक है, तो यहाँ दूध को पीता है यानी कोई भी काम हो रहा है वो आपका क्या होगा, क्या आएगा उसमें, कर्म कारक होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला, देखिए मैं कलम से लिखता हूं। ठीक है, अब यहां देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं कलम से लिखता हूं। ठीक है, यहां मैं करता है, समझ लीजिए, लिखना क्रिया है, लेकिन कर्म इसमें नहीं है। मैं, अब करण है, ये करण मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। अभी इस वाक्य पर चर्चा करेंगे, पहले इस पर लिख लीजिए। तो मैं आपका ये करता हो गया, कलम के द्वारा लिख रहा है, से यहाँ हमने क्या बताया, ये साथ साथ, यानी कलम से जब हम लिखेंगे तो कलम हमसे अलग नहीं होगी, ये वाला से अलग होने के अर्थ में, कलम अलग नहीं हुई, कलम से या कलम के द्वारा लिखता हूँ, के द्वारा भी वही बात है। जैसे मैं बस से विद्यालय जाता हूँ, या मैं बस के द्वारा विद्यालय जाता हूँ, तो मैं बस के साथ जा रहा हूँ ना, तो जो क्रिया जो से साथ साथ चलता है वो आपका क्या होता है, करण होता है, और जो अलग होने का अर्थ में आएगा वो अपादान होगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब जैसे इसे हम मिटा दे रहे हैं इन तीनों को, अब एक वाक्य लिख रहे हैं जिसमें तीनों ही आपके आएंगे, वही हमने जो बताया, राम ने रावण को बाण से मारा। अब करण का मतलब साधन, ठीक है, वही चीज है, करण का मतलब साधन। राम ने, ये क्या हो गया आपका, कर्ता, रावण क्या है, कर्म, रावण को मारने का काम किया, बाण से ये हो गया करण। ठीक है, तो अब ये हमने क्या कहा, साथ कार्य, जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाए साधन है। ठीक है, अब आप कहोगे बाण तो राम से अलग हो गया, राम से अलग जरूर हुआ, लेकिन राम ने उसके द्वारा कार्य की सिद्धि की, तो जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है जिस वस्तु से, इसीलिए मैंने ये वाक्य बताया। तो आप यहाँ सोचेंगे अरे बाण तो राम से अलग हो गया, तो यहाँ अपादान होना चाहिए, लेकिन अपादान बिल्कुल अलग होने के अर्थ में होगा, बिल्कुल मतलब कहने का तात्पर्य है वो साधन के रूप में नहीं होगा। तो यहाँ ये भी छोटी सी चीज समझने की जरूरत है कि राम तो कर्ता हो गया, रावण कर्म हो गया। ठीक है, बाण आपका साधन है, साधन ही क्या होता है, करण होता है, साधन ही, करण का मतलब साधन, तो ये मारने का साधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, करण कारक हो गया। ठीक है, तो इसमें तीनों आ गए। अब ये तो हो गया, अब हम बात करते हैं संप्रदान की। ठीक है, तो संप्रदान की जब हम बात करेंगे तो संप्रदान हमने क्या कहा, के लिए या को के अर्थ में। ठीक है, अब हम कुछ वाक्य लिख रहे हैं, जैसे मोहन ने
सोहन को रुपये दिए। रुपये दिए, ठीक है। अब मोहन ने सोहन को रुपये दिए, तो सोहन कर्म नहीं है, ये को जरूर आया है लेकिन सोहन कर्म नहीं है। हमने क्या कहा, देने के अर्थ में अगर आ जाएगा तो आपका सीधे सीधे ये संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ब्राह्मण के लिए गाय दी, यहाँ के लिए का भाव आ रहा है, मतलब ब्राह्मण को देने के अर्थ में आ गया, तो आपका ये क्या हो गया, राजा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। यहाँ सीधे से लेखपाल में आया था, ये 2015 वाली लेखपाल भर्ती हुई थी, उसमें आया था राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये गलत हुआ, और गलत होने के साथ साथ कुछ लोग बहस भी कर रहे थे, नहीं इसमें कर्म कारक ही होगा, नहीं इसमें कर्म कारक भी होगा, गलत करने के बाद भी बहस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वास्तविक जब आंसर की आई, संप्रदान ही होगा, क्योंकि संप्रदान के लिए ही आता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से अगर देने के अर्थ में, ठीक है, माता ने बालक को दूध दिया, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, संप्रदान कारक। अब बात करते हैं अपादान कारक, ठीक है। तो अपादान कारक के उदाहरण देख लीजिए, ये बहुत फेमस उदाहरण है, एक वृक्ष से सब यही पूछते हैं, पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष, अब अपादान का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। ध्रुवम अपाय अपादानम, संस्कृत में इसका एक सूत्र है, ध्रुवम अपाय अपादानम, ठीक है। तो एक ध्रुव रूप होता है, ध्रुव मतलब स्थिर होता है, ठीक है, उससे अलग होता है जो, ठीक है। तो उस ध्रुव में आपका क्या होता है, अपादान संज्ञा होती है, अपादान होता है, ठीक है। तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, तो वृक्ष क्या हो गया आपका, अपादान हो गया। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, पत्ते अपादान नहीं है, वृक्ष अपादान हो गया, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मोहन गांव से जाता है, ठीक है। तो गांव जो है वो ध्रुव रूप है, ध्रुव का मतलब स्थिर है, वृक्ष अपनी जगह पे है, वो नहीं हिला है कि केवल पत्ते उससे अलग हुए हैं, गांव अपनी जगह पे है, मोहन उससे अलग हुआ है, समझ रहे हैं, गांव अपनी जगह पे है और मोहन उससे अलग हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर जो है आपका सीधे सीधे ये देखिए, ध्रुव है, गांव ध्रुव है, वृक्ष ध्रुव है, यानी जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस चीज से कोई भी चीज अलग होती है, तो वो जो जिससे अलग होती है वो आपका क्या हो गया, ध्रुव, और जो अलग हुआ वो मतलब जो है, और ध्रुव रूप वही, उसी में अपादान संज्ञा होती है, अपादान हो जाता है, ठीक है। जो अलग होता है वो तो हो ही जाता है अलग। तो मोहन गांव से जाता है, तो मोहन आपका क्या है, मोहन अलग हो रहा है और गांव से अलग हो रहा था, गांव में आपकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और अपादान संज्ञा हो जाएगी, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, कहीं से कोई भी चीज अलग होती है, ठीक है, तो वो जैसे मैं घर से जाता हूं, घर से मैं अलग हो गया, अपादान हो गई, ठीक है। घोड़े से व्यक्ति गिरता है, अब अगर एक आ जाए दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, अब दौड़ता हुआ घोड़ा है, उसे हम स्थिर नहीं कह सकते, लेकिन गिरने वाले के पक्ष में वो स्थिर ही रहेगा, क्योंकि घोड़े से वो अलग हुआ है, इसलिए गिरने वाले के पक्ष में वो स्थिर रहेगा, और उसमें भी अपादान ही होगा, अपादान कारक ही होगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अपादान, संप्रदान और करण, ठीक है, और कर्म, ये जो को वाला है, ये को, ये से इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर को देने के अर्थ में आए, सीधे सीधे एक ही चीज ध्यान रखो, देने के अर्थ में आएगा, को अगर देने के अर्थ में आएगा तो हम बिना किसी झिझक के संप्रदान कारक लगाएंगे, अन्य किसी भी अर्थ में आ रहा है तो हम कर्म कारक लगाएंगे। से अलग अलग, अगर अलग होने के अर्थ में आएगा से, तो सीधे सीधे बिना किसी झिझक के, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी संदेह के हम अपादान कारक लगा देंगे, अन्यथा की स्थिति में हम करण कारक ही लगाएंगे। अगर साथ साथ काम हो रहा है तो हम करण कारक लगाएंगे, और अलग हो, अगर मतलब जो है एक
व्यक्ति या वस्तु से कोई चीज अलग जा रही है तो उसमें हम सीधे सीधे अपादान कारक लगा देंगे। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। यहीं तक अगर आपने समझ लिया, कारक आप गलत करके नहीं आएंगे। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आगे भी कारक ऐसा नहीं आगे क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन आगे वाले इतने कठिन नहीं है। ये चीजें थोड़ी सी कठिन है, लेकिन कठिन है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत सरल लग रही होंगी। अगर देने के अर्थ में को आ जाए, बिना कंफ्यूजन के संप्रदान कारक लगा दीजिए, ठीक है। अलग होने के अर्थ में अगर आपका से आ जाए, बिना किसी कंफ्यूजन के आप अपादान कारक लगा दीजिए, ठीक है। अब संबंध देखिए, इसमें देखिए कुछ चिन्ह काकी के रा, री और रे भी आ जाता है। जैसे हम लिखें यहाँ, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो अब देखिए संबंध हो गया, ये पुस्तक का संबंध मुझसे हो गया, री आ गया मेरी, ठीक है। मुझसे संबंध आ गया तो आपका सीधे सीधे इसमें संबंध कारक हो गया। मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, जहां भी एक दूसरे का संबंध स्थापित हो। जैसे वह राम लक्ष्मण के भाई हैं, ठीक है। तो अब इसमें राम लक्ष्मण के भाई हैं, ठीक है। तो यहां संबंध आ गया, राम और लक्ष्मण का संबंध आ गया, ठीक है। मोहन सोहन दोस्त हैं या सोहन का दोस्त है, ठीक है। सीधे सीधे आपका क्या आ गया, संबंध कारक हो गया। संबंध वाले में कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप आराम से लगा देंगे। अब बात करते हैं अधिकरण, ठीक है। जैसे यहां लिखें, पुस्तक मेज पर है, ठीक है। तो पर आ गया। अधिकरण का मतलब होता है किसी के अंदर या किसी के ऊपर, ठीक है। अधिकरण किसी आधार के अंदर, आधारो अधिकरणम। वो तो संस्कृत आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत में अगर ये चीजें पढ़ा दें बहुत आराम से फिर हिंदी की भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन खैर संस्कृत के सूत्र वगैरह आपको हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो क्रिया का जो आधार होता है वही आपका अधिकरण कहलाता है। पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, मेज क्या है आपका, आधार है, ठीक है। पुस्तक रखने का आधार मेज है, तो मेज ही आपका क्या हो गया, अधिकरण, ठीक है। मोहन घर में है, घर क्या है, आधार, ठीक है। घर क्या है, आधार, तो घर क्या हो गया आपका, अधिकरण हो गया, ठीक है। घोड़सवार घोड़े पर है या घोड़े पर बैठा है, ठीक है। तो घोड़सवार का आधार क्या है, घोड़ा, तो क्या हो गया, अधिकरण, ठीक है। किसी पर या किसी में अंदर, ठीक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो आकाश उनका क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, ठीक है। तो जहां में और पर आ जाए, में और पर आ जाए, सीधे सीधे बिना किसी कंफ्यूजन के अधिकरण लगा दीजिए। और जैसे इसमें, अरे वह पास हो गया, तो ये आपका सीधे सीधे संबोधन हो गया, ठीक है। अगर किसी के आपकी फेल की होने की आशंका हो, संभावना हो, आपको पता हो कभी क्लियर ये पास नहीं हो सकता और अचानक वो पास हो जाए, तो आपको क्या होगा, एक आश्चर्य होगा। भाई आश्चर्य के लिए आपका संबोधन का प्रयोग किया जाता है। अरे भाई पास हो गया, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये आपका संबोधन है। उम्मीद करता हूं आपको कारक समझ में आए होंगे। थोड़ा देखिए, अगर जो हमने आज आपको क्लास ली है, अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे, बस शर्त यही है, पहले भी हमने शुरू में बताया, इस क्लास को पूरी देखना। पूरी देखने के बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपका अगर परीक्षा में गलत हो जा रहा है, इसका जिम्मेदार मैं हूंगा, आप नहीं। पूरी देखने के बाद अगर क्वेश्चन गलत, कारक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी मेरी, 100% क्वेश्चन आप कारक से सही करके आएंगे। चाहे एक आए क्वेश्चन, दो आए, चार आए, 6 आए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। कोई भी गलत होने की कोई भी संभावना नहीं होगी और कोई भी चांस आपका गलत होने का नहीं रहेगा। लेकिन शर्त वही है, आप फिर क्लास को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, और इसके बाद थोड़ा सा नोट करते हुए चला करें। आप अपने हाथ से जो नोट्स बनाएंगे उनकी बात ही अलग होगी। आप पीडीएफ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उन्हें अगर आप उनसे आप तैयार कर रहे हैं तो तैयारी होगी, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका एकदम क्लियर नहीं होगा। लेकिन फिलहाल कारक के लिए अगर आप नहीं भी बनाएंगे तब भी मैं गारंटी ले रहा हूँ, एक बार अगर ध्यान से आपने समझ लिया, कारक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आज की क्लास में हम कारक ही लेंगे, कारक तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि आगे का अगला टॉपिक अगली क्लास में लेंगे।
और अगर उम्मीद करता हूँ आपके सबकी समझ में आया होगा। और एक बार फिर बोलूँ, अगर आपको अच्छी क्लास लग रही है, समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कुछ हटके हम बता रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करिए, कमेंट करिए इस पर, ठीक है। और बाकी चलते रहेंगे ऐसे ही, आपको पर डे एक वीडियो मिलती रहेगी हिंदी की। आपको अभी तैयारी की कंपटीशंस परीक्षाएं लगी हुई हैं, मतलब परीक्षाएं लगी हुई हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी आप करते रहिए। और हिंदी को इस तरह से, व्याकरण को हम आपको इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि अगर आप खाली क्लास ही देखते रहे, बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, तब भी आप कम से कम 90 से 95% क्वेश्चन सही करके आएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।